हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्लियर बेटा? प्लीज बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस बेटा, ये जो है ये रैपिड रिवीजन दोनों के लिए है, सीए एंड सीएमए दोनों के लिए। ओके, वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज का हम रैपिड रिवीजन का ये सेशन शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक चालू था कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अच्छा, जो स्टूडेंट शायद ये पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये दोनों के लिए है, सीए एज वेल एज सीएमए स्टूडेंट दोनों के लिए है। दूसरी बात, अब रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, तो ये प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अपडेट होते जाएंगे। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन मोड में यानी लाइव स्ट्रीम में नहीं देख रहे हैं और रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, ओके, तो उनको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि यहाँ पे ये अगर हमें पीडीएफ चाहिए चार्ट बुक का तो कहाँ मिलेगा? तो मैंने बेटा फर्स्ट सेशन में भी आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दूं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दी है, तो उस टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे आपको पिन किया हुआ एक मैसेज होगा और वो पिन किया हुआ मैसेज होगा ऑल रिसोर्सेज फॉर इंटर, ओके, सीए सीएमए इंटर। उसमें जो भी मुझे एग्जाम सपोर्ट देना रहता है सारा सपोर्ट उस वन स्टॉप जो लिंक बनाई है उसमें मिल जाएगा। तो स्टेप फिर से बता दूं, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद आपको जो पिन दिया हुआ एक मैसेज रहेगा, ओके, ऑल रिसोर्सेज का, तो वो उसमें जाके आपको सारा अमेंडमेंट्स हो या फिर ओके चार्ट बुक हो या आगे आने वाला पूरा सपोर्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कल का जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? चलिए, तो और आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है पहले लाइक ठोक दो। ओके, सच में आज का सेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो आपके सारे जो भी डाउट्स हो गए रिगार्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई वो सारे इसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो थे कल जो डिस्कशन हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स को अगर लेक्चर नहीं मिल रहे होंगे तो वी स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट होगी वो प्लेलिस्ट अगर अपडेटेड नहीं होगी, सुनना, वो प्लेलिस्ट यहाँ पे अपडेटेड नहीं किया होगा तो मैं दोपहर तक अपडेट कर दूंगा। डन 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 डन। चलो जस्ट अ मिनट। चलिए, देखा यहाँ पे हम आते हैं कंसिडरेशन जो आपने सप्लाई किया और सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन आपका है। तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में ओके पैरा 3 पे आते हैं। ओके, एक बार फिर से बता दूं, पैरा 1 हमने देखा, पैरा 2 हमने देखा, पैरा 3 जो है ओके अब यहाँ हम देखेंगे। और ये क्या कहता है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट who further undertake the supply, and second by agent to principal who procure the goods on the behalf of principal। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाहूंगा। जस्ट मिनट। हाँ, तो पैरा 3 क्या कहता है? देखो, एक एग्जांपल लो, सिंपल वे में समझते हैं। ओके, सप्लाई, अगर ये जो है गुड्स आपने ट्रांसफर किया और ये प्रिंसिपल टू एजेंट, मतलब जो ट्रांसफर किसके बीच में? प्रिंसिपल टू एजेंट, और एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यानी सिंपल वे में समझ लो, एक्सवाइजेड लिमिटेड प्रिंसिपल है और ये एक्सवाइजेड लिमिटेड प्रिंसिपल ओके एजेंट का नाम है पीके मरे। ठीक है, तो एजेंट का नाम है पीके मरे और एक्सवाइजेड लिमिटेड एजेंट को गुड्स भेज रहा है। अब ये जब गुड्स भेजता है एजेंट को तो प्रिंसिपल टू एजेंट कहा जाता है, और ये एजेंट को जब गुड्स भेज रहा है तो यहां कंसिडरेशन नहीं होता है, ये विदाउट कंसिडरेशन होता है। इसे हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आपने अगर कंसाइनमेंट एजेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ओके, तो ये विदाउट कंसिडरेशन रहेगा। चलो फटाफट देख लो, तो ये विदाउट कंसिडरेशन रहेगा। अब लॉ क्या कहता है? देखो भाई, गुड्स रिमूव तो हो रहा है, अब गुड्स रिमूव हो रहा है तो इसके ऊपर जीएसटी लगाए कि नहीं लगाए? क्योंकि जब भी गुड्स फैक्ट्री शॉप के बाहर निकलता है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जीएसटी लगाए कि नहीं लगाए। अब देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अगर एजेंट जो है फर्दर सप्लाई करते वक्त, आई रिपीट, एजेंट फर्दर सप्लाई करते वक्त टैक्स इनवॉइस किसके नाम का बना रहा है?
अगर वो फर्दर सप्लाई करते वक्त टैक्स इनवॉइस जो बना रहा है, ओके, तो एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई इश्यू प्रिंसिपल्स टैक्स इनवॉइस, मतलब क्या, ये प्रिंसिपल का इनवॉइस बना रहा है, यहां पे अपना खुद का नहीं बना रहा है, तो ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये एजेंट पैरा 3 का एजेंट नहीं माना जाएगा। मेरी 2 लाइन ध्यान सुनना, ये स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई नहीं माना जाएगा। एजेंट पैरा 3 का एजेंट नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये सप्लाई फर्दर सप्लाई हो रहा है और ये फर्दर सप्लाई में एजेंट ओन इनवॉइस इशू कर रहा है, मतलब यहां उसका खुद का इनवॉइस है, उसने खुद का इनवॉइस किया, मतलब उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अलग पर्सन हूं और कि मैं अपना इनवॉइस दे रहा हूं, इवन तो उसका नेचर एजेंट है पर वो अपना खुद का इनवॉइस दे रहा है। अगर वो अपना खुद का इनवॉइस दे रहा है तो फिर अलग हो गया, वो फिर अलग हो गया, मतलब ये पैरा 3 का एजेंट हो गया और इन दोनों के जो ट्रांजेक्शन्स हो गए, इन दोनों के ट्रांजेक्शन सप्लाई मान लिए जाएंगे, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, सुनना, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई मान लिए जाएंगे और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो ये पैरा 3 का एजेंट है, मतलब पैरा 3 का एजेंट में प्रिंसिपल जब विदाउट कंसिडरेशन एजेंट को देता है माल, तो प्रिंसिपल का ट्रांजेक्शन सप्लाई कब होता है, ये डिपेंड होता है कि एजेंट क्या कर रहा है। ओके, एजेंट जो है यहां पे इनवॉइस किसके नाम का बना रहा है, प्रिंसिपल का इनवॉइस, तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, और इनवॉइस तो वो सप्लाई माना जाएगा। ये सीबीआईसी सर्कुलर है। ओके, ये तो था बेटा सेलिंग एजेंट। सेम फॉर बाइंग एजेंट। ओके, समझ लो। ओके, यहां पे प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई बाइंग एजेंट होगा और बाइंग एजेंट ओके सप्लायर से खरीद रहा है, और क्या बाइंग एजेंट किससे खरीद रहा है, सप्लायर पे। लेकिन ओके, यहां पे ये जो ओरिजिनल वेंडर है, इस वेंडर का ओके इनवॉइस एजेंट के नाम का होगा, तो फिर एजेंट जब प्रिंसिपल को देगा तो वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर वेंडर का इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम का है, सुनो मेरी बात, वेंडर का इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम का है, तो फिर ओके एजेंट इज नॉट ट्रीटेड एज पैरा 3 का एजेंट, और बाइंग एजेंट यहां पे जो गुड सप्लाई करेगा प्रिंसिपल पे, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो लास्ट अगर कंक्लूडिंग लाइन कहना है तो मैं कंक्लूडिंग लाइन यही कहूंगा कि वो जो है यहां पे सेलिंग एजेंट हो या बाइंग एजेंट हो, ओके, एजेंट इनवॉइस किसके बना रहे, ओन के बना रहे हैं ओके या प्रिंसिपल के बना रहे हैं, उसके ऊपर लायबिलिटी होगी पैरा 3 की, और पैरा 3 के एजेंट्स माने जाएंगे। तो ऐसे केस में क्लॉज ए रिलेटेड टू सेलिंग एजेंट, ओके, और क्लॉज बी रिलेटेड टू बाइंग एजेंट, बट दोनों केस में ओके इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट होगा तो ही कवर होगा। अब इसमें एक सर्कुलर है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, और वो इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वो है डेल क्रेडिटरी एजेंट का। अब ये डेल क्रेडिटरी एजेंट क्या होते हैं, चलो मैं वो आपको समझा देता हूं। ओके, तो यहां पे ओके डेल क्रेडिट एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो। डेल क्रेडिट एजेंट जो है यहाँ ओके थोड़ा गारंटी लेते हैं। समझ लो एक सप्लाई प्रिंसिपल है और ये बायर है, सुनना, ये प्रिंसिपल है और ये बायर है और बीच में एजेंट है, ओके, जिसको मैं ना कहूंगा डीसीए, डेल क्रेडिटरी एजेंट। अब ये डेल क्रेडिटरी एजेंट क्या है, ये बायर के पेमेंट की गारंटी लेता है। ये प्रिंसिपल को कहता है भाई आप चिंता मत करो, बायर जो है ओके जब पेमेंट करेगा ओके नहीं करेगा तो मैं दूंगा, तो उसकी गारंटी लेता है। और कभी कभी डेल क्रेडिट एजेंट को पैसा पे भी करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या डेल क्रेडिट एजेंट भी पैरा 3 में आ सकते हैं क्या, हाँ आ सकते हैं, पर प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा, रीड विद सीबीआईसी सर्कुलर। क्या सर प्रिंसिपल रहेगा कि भाई इनवॉइस कौन बना रहा है, समझ लो ओके प्रिंसिपल ने ओके ट्रांजैक्शन किया डेल क्रेडिट एजेंट का विदाउट कंसिडरेशन, और डेल क्रेडिट एजेंट ने बायर को दिया, पर बायर को देते वक्त टैक्स इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का है, ओके टैक्स इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का है, तो ये पैरा 3 का एजेंट नहीं बोला जाएगा और ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इनवॉइस ही प्रिंसिपल के नाम का है। तो उसका टैक्स कौन देगा बेटा, प्रिंसिपल देगा, ओके उसका टैक्स ओके प्रिंसिपल देगा। ये मेरी बात समझ में आया क्या आपको। चलो उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे, लेकिन अब दूसरा यहां पॉइंट ऑफ इश्यू क्या आ जाता है, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर डेल क्रेडिट एजेंट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। पहले तो मुझे बताओ, यहां समझाओगा तो फटाफट ओके मेरे साथ कम्युनिकेट करो, ओके यहां पे 2 टाइप करो। तो अब यहां पे ये मैं भी इन बिटवीन बोलते रहूंगा, उसके बाद में जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं वो भी मन में 2 टाइप कीजिएगा। अब दूसरे केस में देखो यहां क्या है, दूसरा एलिमेंट है इंटरेस्ट। अब समझ लो डेल क्रेडिट एजेंट ओके बायर ने पेमेंट नहीं किया तो बायर के बिहाफ पे खुद पे कर देता है, क्योंकि वो गारंटी लेता है। तो ऐसे केस में
वो बायर से इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। डेल क्रेडिट एजेंट बायर से इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। क्यों कलेक्ट करता है इंटरेस्ट? कि भाई ओके मैं यहाँ पे तूने जो पेमेंट नहीं किया, तेरे बिहाफ पे मैंने पेमेंट किया सप्लायर को, तो ये सिचुएशन में इंटरेस्ट तो लग जाएगा ना तेरे को। तो वो जो इंटरेस्ट लगाता है, किसको लगाता है? बायर को। क्या वो इंटरेस्ट भी वैल्यू में, जब ये टैक्स इनवॉइस बन रहा है तो ये टैक्स इनवॉइस के वैल्यू में ऐड होगा क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये इनवॉइस प्रिंसिपल का है, तो ये प्रिंसिपल और बायर का मामला है। ओके, इसमें एजेंट इन्वॉल्व एक्टिवली नहीं था और वो पैरा 3 का एजेंट भी नहीं था। तो ऐसे केस में अगर डेल क्रेडिट एजेंट ने अगर उसको फाइनेंस किया होगा और वो फाइनेंस का इंटरेस्ट लगाया होगा, तो वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो टैक्स इनवॉइस दे रहा उसमें ऐड नहीं होगा। ओके, वो वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। और सेक्शन 15(2)(d) याद करो, सेक्शन 15(2)(d) में ओके जो हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं 15(2)(d) में, उसमें ऐड नहीं होगा फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा। ओके, तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे अगर डेल क्रेडिट एजेंट पे सवाल आया? ओके, थ्योरी कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल सप्लाइज द गुड्स डायरेक्टली टू रिसिपिएंट एंड डीसीए merely facilitate the transaction without actually participating in supply of goods। ये लाइन आना चाहिए कि हियर ओके इनवॉइस अगर प्रिंसिपल का है तो यहां एजेंट ओके मियरली एजेंट है पर पैरा 3 का एजेंट नहीं है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, पहली बात तो जो प्रिंसिपल से एजेंट को जाएंगे इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और यहां जो इंटरेस्ट लगाया गया तो आपका अब पॉइंट बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, डेल क्रेडिट एजेंट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द बायर for payment of which an independent contract between DCA and buyer। ओके, जो शॉर्ट टर्म लोन दिया गया वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बायर डीसीए एंड बायर। ये आपको आपके रेगुलर कॉन्सेप्ट बुक में आपको इसका सर्कुलर मिल जाएगा। ओके, ये वर्डिंग्स मिल जाएंगे, वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैं अभी रिवाइज कर रहा हूं, ये बार बार ध्यान रखना। ओके, और ये रैपिड रिवीजन है, ये यहाँ पे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि रैपिड रिवीजन में भी आपको बहुत अच्छा समझे। ओके, बाकी मैंने तो आपको हजारों बार समझाया है, रेगुलर बैच में रिवाइज करवाया है, लिखवा के दिया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए द इंटरेस्ट चार्ज बाय डीसीए ऑन शॉर्ट टर्म लोन, जो इंटरेस्ट लगाया गया बायर विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो टू बायर विल वो वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एग्जम्प्टेड है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एग्जम्प्टेड है। तो ये चलो ये बातें हो गई। तो आपके यहाँ पे 1 2 3 ओके ये मेन 3 पॉइंट्स आने चाहिए। पहले तो वो एक्टिवली पैरा 3 का एजेंट नहीं है और ट्रांजेक्शन में ओके वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एजेंट है, मियर एजेंट है। दूसरा ओके शॉर्ट टर्म फाइनेंस दे रहा है और वो फाइनेंस का इंटरेस्ट माना जाएगा और वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, पर लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट सप्लाई है। डन 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 डन। चलो अब दूसरा पार्ट मैं यहां लेना चाहूंगा, और दूसरा पार्ट क्या है कि समझ लो डेल क्रेडिट एजेंट आगे सप्लाई करते वक्त खुद का इनवॉइस बना रहा है। ए सुन सुन मेरी बात सुन, इधर ध्यान दे। ओके, डेल क्रेडिट एजेंट अगर आगे इनवॉइस बनाते हो, खुद का इनवॉइस बना रहा है, बोल भाई साहब अपन तो खुद का इनवॉइस बनाएंगे। अगर वो खुद का इनवॉइस बना रहा है मतलब वो अपने आप को अलग कर रहा है, अपने आप को अलग कर रहा है, तो अब वो पैरा 3 का एजेंट हो गया। और अब पहला स्टेप प्रिंसिपल टू एजेंट जो विदाउट कंसिडरेशन स्टॉक ट्रांसफर हुआ, सुनो विदाउट कंसिडरेशन स्टॉक ट्रांसफर हुआ, वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। उसकी वैल्यूएशन रूल 29 के हिसाब से होता है। ओके, पर वो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई और मैं रूल्स कवर किए गए हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि वो यहाँ पे सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और दूसरी बात यहाँ पे अब ये पैरा 3 का एजेंट भी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक्टिवली फर्दर सप्लाई में इन्वॉल्व हो रहा है खुद इनवॉइस में। तो अब ऐसे सिचुएशन में डेल क्रेडिट एजेंट बायर को इंटरेस्ट लगाता है। कौन किसको इंटरेस्ट लगा रहा है? डेल क्रेडिट एजेंट बायर को इंटरेस्ट लगाता है ओके फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो आप बताओ मुझे ओके अगर वो इंटरेस्ट लगा रहा है तो अब एजेंट जो खुद का इनवॉइस बना रहा है, क्या ये वैल्यू में ऐड किया जाएगा क्या? ओके, ये वैल्यू में ऐड किया जाएगा क्या? क्योंकि उसको पैसा लेट मिला। चलो फटाफट बोलो, वैल्यू में ऐड किया जाएगा क्या? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अब सप्लाई उसका खुद का है, वो फाइनेंस नहीं है, वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 15(2)(d) में, सुनना सेक्शन 15(2)(d) में वो ऐड किया जाएगा। ओके, वो ऐड किया जाएगा। तो ये 2 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू डेल क्रेडिट एजेंट जो मैंने आपको यहां बताया। ओके, उसके बाद ये तो इस तरह से हमने सेक्शन 71C, ध्यान सुनना, ओके सेक्शन 71C खत्म किया। ओके, तो देखो
यहाँ पे शेड्यूल 1 कंप्लीट किया, तो जब भी सप्लाई हो, मेरी बात सुनना, जब भी सप्लाई हो तो आपको ये जो क्लॉजेस है, ये क्लॉजेस के बियॉन्ड नहीं जाना है। कौन सा? ओके, मेन क्लॉज 7(1)(a, ध्यान सुनना, मेन क्लॉज 7(1) है। क्वेश्चन तो अभी पूछो ही मत। ओके, सिर्फ समझा कि नहीं समझा इतना बताओ। ओके, तो अब यहाँ पे ये कहूंगा 7(1)(a मेन पैरा है, 7(1)(a) इसमें सप्लाई है, और 7(1)(b) इसमें फॉर कंसिडरेशन है, और 7(1)(c) शेड्यूल 1 में 4 ऐसी एक्टिविटीज है जो विदाउट कंसिडरेशन होगी तो सप्लाई मानी जाएगी। ओके, जिसमें हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी देख लिया। अब देखो यहाँ पे आता हूं मैं शेड्यूल 2 पे। ओके, शेड्यूल 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अब ये शेड्यूल 2 क्या कहता है? एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें सेक्शन 7(1)(a है, और 7(1)(a क्या कहता है कि अगर भाई इसमें ओके, या 7(1)(a में ओके, इसमें सप्लाई हो गया होगा चारों पार्ट्स में। मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आप चार्ट से ओके लिंकिंग कर देते हो तो भाई साहब आपको मैं गारंटी देता हूं कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन, कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको 15 मार्क के है, ओके, वो आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ओके बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहां पे 30% पोर्शन एमसीक्यू, सॉरी 30% पोर्शन आपका एमसीक्यू है, तो जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब शेड्यूल 2 पे आ जाओ, 7(1)(a। अब 7(1)(a क्या कहता है? देखो, ये सिर्फ क्लासिफाई करेगा कुछ ट्रांजेक्शन को। अब कुछ ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेगा मतलब क्या? देखो, ऐसे यहां पे गवर्नमेंट ने टोटल 6 पैरा दी है, और 6 पैरा में खुद क्लासिफाई करके दे दिया ओके कि भाई ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के कहे जाएंगे या सर्विस के कहे जाएंगे, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, गुड्स के कहे जाएंगे या सर्विस के कहे जाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद में जब आपके बंडल बनते हैं, सुनो, जब आपके बंडल बनते हैं, मे बी बंडल, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल दी है, और प्रिंसिपल की उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है उसका रेट लो, या मिक्स सप्लाई होगा तो हाईएस्ट रेट लो। उस प्रिंसिपल के बेस पर आपको क्लासिफाई करना है और उसका जीएसटी रेट लेना है। ओके, और अकॉर्डिंगली पूरा लॉ फॉलो करना है। ओके, तो ये दो क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, एक है शेड्यूल 2 के 6 पैरा, और उसके बाद में कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ये क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल है। ओके, अब दोस्तों मैं आपका लाना चाहूंगा, ओके, यहां पे पहला वो खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब भी आप गुड्स ट्रांसफर करोगे, सिंपल वे में कुछ नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि जब भी आप किसी को गुड्स दोगे, गुड्स देते वक्त अगर आपने टाइटल ओनरशिप दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा, या फ्यूचर टाइटल दिया, जैसे हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्यूचर टाइटल देने वाले हो तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा। और उसके बाद में यहां पे अगर आपने गुड्स की ओनरशिप नहीं दी, आपने गुड्स के राइट्स दिए, सुनो, आपने गुड्स के राइट्स दिए, या अनडिवाइडेड शेयर विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, या अनडिवाइडेड शेयर दिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अब देखो यहां पे ओके, अभी तक समझाओगा तो देर किस बात की, लाइक कर देना। ओके, लाइक कर देना, और जो ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं पहले कमेंट दे देना। ओके, आपकी कमेंट, आपका लाइक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो देखो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो चलिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस आने क्या, तो एक राइट्स दिए, जैसे मैंने ये मोबाइल किसी को रेंट पे दिया, कैमरा रेंट पे दिया, तो मैंने राइट्स दिए तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का है। अब सप्लाई ऑफ सर्विस का है तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस का टीओएस अलग हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई में अलग हो जाता है, एग्जम्पशंस अलग हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, गुड्स और सर्विस। अब अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर की इसका ओके सर क्या कोई एग्जांपल? यस। ओके, अभी मैंने लास्ट वीक की बात है। ओके, यहाँ पे पुणे में ओके एक आईटी पार्क है हिंजवाड़ी। ओके, तो एक कंपनी ने क्या किया, एक बड़ी बिल्डिंग थी, तो उसमें जो है यहाँ पे ओके क्लाउड का सर्वर जो है इंस्टॉल किया, और वो क्लाउड का सर्वर अलग आईटी कंपनी जो एक बिल्डिंग में थी सबको शेयर करने दिया। तो अब उनका सर्वर उन्होंने बेचा नहीं, ओके, उसके अनडिवाइडेड शेयर दिए, मतलब भाई आईटी कंपनी को ये सर्वर थोड़ा पार्ट, ओके, एक आईटी कंपनी को दूसरा पार्ट, दूसरा आईटी कंपनी को तीसरा पार्ट, तीसरा आईटी कंपनी को, ऐसे अनडिवाइडेड शेयर दिए, और उसका वो चार्जेस ले रहा है कि भाई आपको इतना देना पड़ेगा, आपको इतना देना पड़ेगा। तो गुड्स का अनडिवाइडेड शेयर दिया, क्योंकि सर्वर डिवाइड नहीं हो सकता है, सर्वर तो एक ही है, ऐसा काट के थोड़ी दे सकते, पर उसका पार्ट दिया, तो वो केस में जहां तक देखा जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा। डन 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 डन, हाँ,
एक एग्जांपल मैंने और दिया था, हॉट वाटर कॉइल इन हॉस्टल। ओके, वो पता है, हम रूम पार्टनर थे, अपने रेगुलर बैच में दिया था। चलिए दूसरा आ जाओ, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, क्या लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन शेड्यूल 3 में, आगे मैं बताऊंगा, शेड्यूल 3 में अगर सेल ऑफ, सुनो, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, नो सप्लाई, नो सप्लाई एंड नो जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं आएगा। लेकिन अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि आप सेल नहीं कर रहे, आप लीज पे दे रहे, टेनेंसी पे दे रहे, इजमेंट पे दे रहे, लाइसेंस या ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड। ओके, यहां पे लैंड जो है आप, ओके, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक टाइप का लीज ही होता है, या लाइसेंस पे दे रहे, या एनी लीजिंग लेटिंग ऑफ बिल्डिंग में, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, या कोई भी हो। तो अगर आप लीज लाइसेंस एग्रीमेंट कर रहे होगे, किसके? लैंड और बिल्डिंग के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे, उस पर जीएसटी आएगा। ओनली सेल होगा तो जीएसटी नहीं आएगा, पर उस, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर लीज लाइसेंस पे होगा तो जीएसटी आएगा। उसके बाद में पैरा 3, पैरा 3 क्या कहता है? देखो, ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर्स पर्सन गुड्स। मतलब क्या? बहुत सी बार क्या है कि मेन गुड्स कोई दूसरा पर्सन देता है, फिर हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। समझ लो मैं, ओके, यहाँ पे टेलर हूं और आप मुझे फैब्रिक्स दे रहे हो, और आपके फैब्रिक्स आपका है, ओनरशिप आपकी है, और आपके फैब्रिक्स पे मैं जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा हूं। तो आपके फैब्रिक्स पे मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूं और मैं प्रोसेस करके आपको शर्ट में, ड्रेस में कन्वर्ट करके दे रहा हूं। तो मुझे बताओ कि एज अ टेलर मैं आपको क्या सेल ऑफ शर्ट करूंगा? फैब्रिक्स तो आपका ही है, गुड्स तो किसी अनादर पर्सन का है, मैंने सिर्फ प्रोसेस की, ट्रीटमेंट दी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो समझ लो आप कार दे रहे हो, मैं उसका पेंटिंग, डेंटिंग, सब एसेसरीज बना के दे रहा हूं। आप कोई भी गुड्स दे रहे हो, मैं उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस ट्रीटमेंट कर रहा हूं आपके गुड्स पे, और आपका गुड्स वापस कर रहा हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नॉर्मल प्रैक्टिस में उसको जॉब वर्क कहते हैं। नीचे देखो, मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया और मैंने कहा कि भाई, ओके, एक बंदा है जिसको फर्नीचर प्रोवाइड किया, वो सिर्फ पॉलिशिंग करके दे रहा है, तो पॉलिशिंग करके देगा और गुड्स वापस करेगा। तो गुड्स, इवन दो वो गुड्स वापस कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट जॉब चार्जेस है। इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन भी है, और वो क्लैरिफिकेशन अभी बता देता हूं। ओके, शॉर्ट में, एक आधी बार उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया होगा। ओके, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, ओके, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। अब प्रिंटिंग ऑफ बुक्स में, जैसा मेरा प्रिंटर है और आपकी ये जो बुक्स है ना, ओके, मेरा, ओके, प्रिंट करके देता है। अब क्या होता है कि मेरा पीडीएफ में कंटेंट जाता है उसके पास, और पीडीएफ में उसके पास कंटेंट आ जाता है, और वो कंटेंट आने के बाद, देखो कंटेंट आ गया, ओके, ईमेल से, वो कंटेंट आने के बाद ये जो बुक के पेजेस है वो खरीदता है, इंक खुद खरीदता है। ओके, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग चालू होती है, और प्रिंटिंग चालू होने के बाद बाइंडिंग होती है, बुक बनती है, और वो मुझे बुक वापस करता है। तो वो जो प्रिंटर है, प्रिंटर मुझे देखने में जाओ तो बुक्स वापस कर रहा है, पर एक्चुअल उसका कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ बुक का है या प्रिंटिंग ऑफ बुक का है। तो यस, मेन कंटेंट है मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी मेरा नोट्स जो मैंने पीडीएफ में दिया, और उसके बेस पर उसने प्रोसेसिंग किया, इसलिए प्रिंटर का कॉन्ट्रैक्ट, बोलो भाई साहब, किसमें क्लासिफाई होगा? ओके, तो प्रिंटर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, यस, किसी अनादर पर्सन के इसके ऊपर उसने प्रिंटिंग जॉब किया, इवन दो उसका पेपर होगा, इवन दो इंक उसकी होगी, इवन दो उसने बाइंड करके दिया होगा, लेकिन भाई साहब उसका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा तो उसके ऊपर, ओके, सारी प्रोविजन एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। तो पैरा 3 में आता है सप्लाई ऑफ सर्विस। समझा? क्या समझा होगा तो बोलो डन 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 डन। ये हो गया हमारा पैरा 3। ओके, फिर आ जाओ पैरा 4। पैरा 4 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। इधर सुन 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 मेरे भाई, ओके, इधर ध्यान दे, ओके, मजा आ जाएगा। इस बार तू आईडीटी में सच में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, मेरी विशेष बेस्ट विशेष तेरे साथ है। ओके, तो चलिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, इधर देखो, तो बिजनेस एसेट क्या है? चलो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई आपकी बिजनेस एसेट मतलब क्या? आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपकी एसेट है। और उन्होंने वर्ड कैपिटल एसेट नहीं कहा, बिजनेस एसेट का। बिजनेस एसेट में जो मूवेबल है, ओके, जो मूवेबल है, क्योंकि इमूवेबल पर तो जीएसटी आता ही नहीं है। ओके, तो मूवेबल में फर्नीचर होगा, कंप्यूटर होगा, ओके, सर्वर होगे, ओके, जो मूवेबल है। और फिर करंट एसेट में, करंट एसेट भी आपकी बिजनेस एसेट है, स्टॉक होगा, ओके, कैश होगी, पर कैश गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो ये जो आपकी बिजनेस एसेट है, हमने ऊपर क्या देखा था? अगर बिजनेस एसेट आपने फॉर कंसिडरेशन दिया, आपने तो कोई भी गुड्स, वो असेट हो, फिनिश गुड्स हो, बाय प्रोडक्ट हो, वेस्ट हो,
एंसिलरी गुड्स हो, कुछ भी गुड्स हो, अगर कोई भी गुड्स फॉर कंसिडरेशन दिया बिजनेस का इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसके ऊपर क्या आता है मेरे भाई, बोल, उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है। वहां तुम आईटीसी लो ना लो, उससे कोई लेना देना नहीं, तुमको मिला हमको भी चाहिए। फिर हमने क्या देखा था, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में कोई आपकी बिजनेस असेट होगी, सुनो, विदाउट कंसिडरेशन में कोई बिजनेस असेट होगी और वो आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दी होगी और उसके ऊपर आईटीसी लिया होगा। मतलब क्या, अगर कोई बिजनेस असेट आपने फ्री दे दी आईटीसी लेने के बाद, तो सप्लाई माना जाएगा। तो सप्लाई कब नहीं माना जाएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब नहीं माना जाएगा। समझ लो आपने कोई बिजनेस असेट होगी, समझ लो एग्जांपल कार, और कार का आईटीसी नहीं लिया और कार फ्री दे दिया, कार का आईटीसी नहीं लिया और कार फ्री दे दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी आने के लिए 71A, 71B, 71C, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपने कार बेची क्या? नहीं। और दूसरा, आपने कार फ्री दी, हाँ दी, क्या आईटीसी लिया क्या? नहीं। अगर आईटीसी नहीं लिया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अगर ये बात समझी होगी तो फटाफट 3 टाइप करो, ओके मेरे साथ, अगर आप कनेक्टेड होगे तो। ओके, तो अब वो क्या कहते हैं कि अगर आपका सप्लाई होता है, सप्लाई 71A में होता है या 71C शेड्यूल 1 में होता है, ओके 71A में होता है या 71C में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस असेट आपने दी और सप्लाई है, तो सप्लाई गुड्स का कब और सर्विस का कब। अब गुड्स का कब, अगर आपने परमानेंट दी होगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर आपने टेम्पररी ट्रांसफर किया होगा बिजनेस असेट तो सप्लाई ऑफ सर्विस। सुनो, परमानेंट ट्रांसफर की होगी तो गुड्स और टेम्पररी दिया होगा बिजनेस असेट तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डन 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 डन। ओके, उसके बाद में ओके एक कॉन्सेप्ट है क्लॉज सी, ओके पैरा 4 का क्लॉज सी। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर याद हो सके तो पैरा कोशिश करना याद करने की, अब नहीं याद हो रहा है तो बात ये अलग है, पर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के पैरास जो है कोशिश करना याद रखने की, और एटलीस्ट शेड्यूल 1 के तो करना ही करना। ओके, शेड्यूल 1 के करना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहां पे अब दूसरा ये क्या है, ये जो पैरा 4 है इसका क्लॉज सी। अब गवर्नमेंट ने और एक डेंजरस प्रोविजन रखी, और वो क्या, समझ लो किसी का बिजनेस है, ये उसका बिजनेस है, और बिजनेस जो है ओके यहां पे कुछ रीजन की वजह से यहां पे बंद हो गया, क्लोज, बिजनेस क्लोज, और उसकी बहुत सारी असेट बिजनेस में पड़ी हुई है। समझ लो ओके कैमरा है, टीवी है, कंप्यूटर है, आईपैड है, ओके दुनिया भर की यहाँ पे चेयर है, असेट पड़ी हुई है बिजनेस में। ओके, फिर वो कैपिटल असेट हो या करंट असेट हो, जो भी है असेट पड़ी, और बिजनेस क्लोज हो गया। अगर बिजनेस क्लोज हो गया ओके यहाँ पे, और ये रजिस्ट्रेशन कैंसल कर रहा है, सुनना, रजिस्ट्रेशन कैंसल कर रहा है, ओके इसको कहा जाता है सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, टीपी। ओके, सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन मतलब ही, टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, हु इज लायबल टू रजिस्टर। तो सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, ओके मतलब जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है यहां पे, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई साहब तू कैंसिल कर रहा है तो जो भी असेट तेरे बिजनेस में पड़ी होगी, जो भी असेट तेरे बिजनेस में पड़ी होगी, ये डीम सप्लाई मानी जाएगी। वर्ड देखो क्या है, डीम सप्लाई मानी जाएगी। मतलब तूने सेल नहीं किया, बार्टर नहीं किया, मतलब तूने बेचा भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं आया, तो भी हम इसको सप्लाई मान लेंगे और उस पर जीएसटी आएगा अगर तूने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। अरे सर बट मैं सेल नहीं कर रहा हूं ना, जीएसटी आएगा। अरे सर लेकिन, नो लेकिन वेकिन, जस्ट चेक इन, ओके न्याय, जीएसटी आएगा भाई साहब। ओके, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। तो ऐसे केस में यहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना आसान है, पर जीएसटी के चक्रव्यूह से जब निकल रहे हो आप, तो तुमको गवर्नमेंट पूरा लूट लेती है। ओके, जो भी तुम्हारे असेट का पार्ट है, जो मूवेबल है, गुड्स है, उसके ऊपर जीएसटी डीम सप्लाई में लगा देगी। और ये समझाओगा। ओके, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हो गए, जोर से 4 टाइप करो। ओके, तो देखो, एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन का मतलब लिख दो वहां पे, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट, बिजनेस असेट का अगर गुड्स होगा, शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड, वो सप्लाई माना जाएगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अनलेस, अब अनलेस मतलब क्या, बिजनेस इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर कोई अनदर पर्सन को बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, तो फिर वहां पे बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब क्या, अगर तुम्हारा बिजनेस तुमने
रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल किया हो कि तू क्लोज नहीं हुआ बिजनेस, कोई दूसरा कैरी कर रहा है, आपने किसी को बेच दिया, तो फिर आपको ये असेट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि चलता फिरता बिजनेस है, गोइंग कंसर्न है, फिर देने की जरूरत नहीं है। या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको कंटिन्यू कर रहा होगा और बिजनेस चल रहा होगा, तो फिर ये टैक्स आपको डीम सप्लाई के अंडर देने की जरूरत नहीं है। ये था पैरा 4। उसके बाद में पैरा 5 यहां पे लेते हैं, और पैरा 5 क्या कहते हैं, फॉलोइंग एक्टिविटी ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं आपको ए बी यहां पे सी डी ई और एफ, ओके, इतनी एक्टिविटी बताऊंगा, और ये एक्टिविटी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में दिखती है 14 मार्क के क्वेश्चन में, 10 मार्क के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो ये एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानी जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। डन 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 डन, यस और नो? ओके, तो क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में पहला, ओके, पैरा 5। अब पैरा 5 क्लॉज ए क्या कहता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का होगा। देखो सर, व्हाट इज द डिफरेंस इन पैरा 2? अब देखो यहां कितने फटाफट मिल जाते हैं, पैरा 2 और 5A। पैरा 2 में स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग कवर किया है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ी होती है, बाकी भी होते हैं भाई, रोड है, कैनल है, डैम है, ओके, बहुत सारी टावर है, स्टोरेज टैंक्स है, बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे अब यहाँ पे BSNL ने एयरटेल को मोबाइल टावर रेंट पे दिए, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ वर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज का माना जाएगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन, अंडरलाइन करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। ओके, इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, तो ये अंडरलाइन करना, इंटेंडेड ये वर्ड आना ही चाहिए। मतलब आप कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का या कॉम्प्लेक्स का, जो बिल्डिंग में आप फ्यूचर में बेचने वाले हो, मतलब आप फ्लैट देने वाले हो, ओके, या आप जो है शॉप देने वाले हो या ऑफिसेस देने वाले हो, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर सेल होगा आपका, और आप एडवांस बुकिंग में पैसा ले रहे हो, ओके, तो वो कंस्ट्रक्शन जो पैसा आप एडवांस बुकिंग में ले रहे हो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस माना जाएगा। लेकिन बट इन फॉलोइंग केसेस इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, ये इंपॉर्टेंट, कौन से केस में वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। फर्स्ट, वेयर एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, underline the word entire consideration has been received after issuance of completion certificate or first occupancy whichever is earlier। तो अगर आपको, लेकिन आपने जो समझ लो फ्लैट बेचा और फ्लैट आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद भेजा, ओके, मतलब समझ लो यहाँ पे आपके बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिल गया, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अगर फ्लैट बेचते हो तो, और उसका पूरा पैसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आता है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर पैसा आया तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस मानी जाएगी और पूरे फ्लैट के वैल्यू पे जीएसटी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 3 एग्जाम्पल लेता हूं। ओके, तो समझ लो आपने कोई फ्लैट बुक किया, शॉप बुक की, ऑफिस बुक किया बिल्डर के पास, जो बिल्डर आपको सेल करेगा, और आपने 40 लाख का एडवांस पहले दिया, फिर 20 लाख का दिया, फिर 20 लाख का दिया, 60 लाख का, फिर आपका कंप्लीशन आया, ओके, फिर आपका कंप्लीशन आया, और ये कंप्लीशन आने के बाद आपने बचा हुआ 20 दिया, टोटल आपने 80 लाख का फ्लैट खरीदा था। तो अगर आपने पहले पैसा दे दिया तो जीएसटी आएगा। अब जीएसटी ओके जितना पहले दिया उस पर ही आएगा क्या? नहीं। ओके, ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कट ऑफ पॉइंट है, ये सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए है कि जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। तो यस, आपने पहले पैसा दे दिया, जीएसटी आ जाएगा और टोटल 80 लाख पे आ जाएगा। दूसरा, आपने 1 रुपया भी पहले दे दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले 1 रुपया भी दे दिया तो जीएसटी आ जाएगा टोटल 80 लाख पे। लेकिन ओके, यहां पे सुनना, अगर आपने
एंटायर अमाउंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दिया, सुनो, एंटायर अमाउंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दिया, तो फिर यहाँ पे नॉट अ सप्लाई, ओके, ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, ओके, और जीएसटी नहीं आएगा। और वैसे भी ओके पैरा बी कहता है कि इंटर कंसिडरेशन होगा तो वो सर्विस नहीं माना जाएगा। ये एक अच्छा था पॉइंट, समझा होगा तो बोलो यस सर, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी रेरा के हिसाब से, ओके, तो कट ऑफ पॉइंट आपका क्या रहेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, जैसे पेटेंट हुआ, नोआ हुआ, कॉपीराइट हुआ, ब्रांड नेम हुआ, और किसी को आपने यूज करने दिया, तो अगर आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को यूज करने दी और वो टेम्पररी ट्रांसफर किया, जिसका आपको रॉयल्टी मिल रहा है या कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद में डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन एक्सेट्रा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। ओके, अब देखो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आपके हिसाब से, भाई मैं सप्लायर के हिसाब से टेलर मेड सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है, प्रोग्राम करके दे रही है, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा वो बना के दे रही है, तो अगर सॉफ्टवेयर कंपनी आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर ऐप या फिर अब एआई ऐप वॉट एवर इट में भी बना के दे रही है, तो वो होगा डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। तो वो सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, आपके हिसाब से बनाया गया, तो वो जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। दूसरा, आपके हिसाब से नहीं, मेरा रेडी सॉफ्टवेयर है, मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ओके, या मेरा जो है अपना बनाया हुआ ओके इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, या वॉट एवर इट में भी, या मेरा बनाया हुआ एक एआई ऐप है, और अगर आप ओके ये डायरेक्ट खरीदते हो, सुनो, या आप डायरेक्ट खरीदते हो, ओके, मैं आपके हिसाब से नहीं बना रहा हूं, ये मेरा रेडी पैक, प्री पैक कैन सॉफ्टवेयर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा। तो देखो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपके हिसाब से बना के देना सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके, तो वो केस में रेट्स अलग हो सकते हैं, और वो केस में सारे कंप्लायंसेस अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो वो केस में रेट्स अलग हो सकते हैं, और सारे कंप्लायंसेस एज पर गुड्स रहेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में लाइसेंस टू यूज प्री पैक सॉफ्टवेयर, सुनो, लाइसेंस टू यूज प्री पैक सॉफ्टवेयर। अब समझ लो टैली जो है वो प्री पैक सॉफ्टवेयर है, ईआरपी प्री पैक सॉफ्टवेयर है, और जो आप टैली खरीदते हो ना, वो टैली सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे, आपको लाइसेंस दिया जा रहा है यूज करने का, तो आपका प्री पैक सॉफ्टवेयर है और उसका लाइसेंस दिया जा रहा है, और आपको ईयरली लाइसेंस फीस लगाई जा रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अरे समझा कि नहीं समझा? अब बोलिए भाई साहब। ओके, समझ में आया? डन 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 डन। उसके बाद में एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन, इधर ध्यान दे। ओके, अब देखो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, और शायद इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ध्यान है क्या आपका? बोलो, यहां तक समझा होगा तो एमजेड टाइप करो। चलो अब आता हूं बेटा नेक्स्ट, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन। आप एग्री कर रहे हो टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ ना करने के लिए, और टू टॉलरेट एन एक्ट, या कोई एक्ट टॉलरेट करने के लिए, टू डू एन एक्ट, या कुछ स्पेशल एक्ट करने के लिए, तो रिफ्रेनिंग टॉलरेंस और टू डू एन एक्ट, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अभी अभी एक बात मैं आपको बताता हूं कि एक बड़े कंपनी का, मतलब गवर्नमेंट का एक टेंडर निकला, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट का एक टेंडर निकला। अब उसके लिए दो लोगों ने टेंडर भरा, कोट किया, कम से कम एक बड़ी कंपनी थी, एक दूसरी कंपनी थी। अब देखो दो लोग टेंडर भरने वाले थे, तो बड़ी कंपनी ने क्या, दूसरी कंपनी को क्या कहा, समझ लो दूसरी कंपनी है वी स्मार्ट, और वी स्मार्ट को क्या कहा, एक समझ लो टाटा ने वी स्मार्ट को क्या कहा कि भाई तू टेंडर मत डाल, ओके, तू टेंडर मत डाल, क्योंकि हम दो ही बिड करने वाले हैं, तू मत डाल, ओके, तू न डालने का मैं तुझे 500 करोड़ देता हूं, ओके, तू टेंडर मत डाल, भाई मेरा एक टेंडर गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, तो तू न डालने का मैं 500 करोड़ देता हूं। यस, कुछ न करने का, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, सुनना, कुछ न करने का पैसा मिला, या कुछ टॉलरेट करने का पैसा मिला,
ओके, टॉलरेट करने का पैसा मिला मतलब क्या कि मेरे बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, मेरे को परेशानी हो रही है। ओके, तो मेरे को जो परेशानी हो रही है तो बिल्डर ने मुझे 50 लाख दिए कि भाई चुपचाप टॉलरेट कर यार, टॉलरेट कर, 50 लाख दिए, उस पर भी जीएसटी आ सकता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ओके, तो रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट टू डू एन एक्ट, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। लेकिन अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस पे सर्विस मानकर जीएसटी कब आएगा, इससे रिलेटेड एक बोर्ड सर्कुलर है और ये बोर्ड सर्कुलर मैं यहां पे लेना चाहूंगा। ओके, तो यहां पे देखो यहां मैं आ रहा हूं, जस्ट मिनट। तो इससे रिलेटेड एक बोर्ड सर्कुलर है, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट टू डू एन एक्ट। ठीक है, व्हेन टू से सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर पैरा 5E ऑफ शेड्यूल 2, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कब बोली जाएगी, सीबीएसई क्लैरिफिकेशन। पहला, अब जो भी ऐसे चीजों का पैसा ले रहे उनकी सर्विस ही है टॉलरेट करना, उनकी सर्विस ही है रिफ्रेन करना, और उसका उनको पैसा मिल रहा है। तो अब ऐसे केस में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट होगा, मतलब ये स्पेशली एग्री किया कि ठीक है मैं टेंडर नहीं भरूंगा, ओके इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, या फिर ओके मैं कोई कंपटीशन बिजनेस नहीं करूंगा, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो वो स्पेशली एग्री किया गया, वो एग्री एक्सप्रेसली एग्रीड होगा। कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए कुछ न करने के लिए मुझे पैसा मिल रहा है। आप सर्कुलर पढ़ोगे तो ये वर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ न करने का पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट, सच अरेंजमेंट इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये किसी से नहीं है, ओके डायरेक्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। देख भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, देख भाई मैं ये टॉलरेट करूंगा, इसका स्पेसिफिक पैसा चाहिए, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन if payment is merely an event, okay, in the course of performance of agreement, मतलब क्या, हमारा एग्रीमेंट कुछ अलग ही था और वो एग्रीमेंट में कुछ डिफॉल्ट हुए, उसके वजह से कंपेंसेशन मिला, उसके वजह से टॉलरेंस का पैसा मिला। फॉर एग्जांपल, भाई आपने मुझे चेक दिया और ये चेक का मैंने आपको गुड्स बेचा, समझ लो मैंने आपको मोबाइल बेचा, आपने मुझे चेक दिया और आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो उसके चार्जेस तो मैंने आपसे लिए, भाई मैं टॉलरेट कर रहा हूं मेरा चेक डिसऑनर, मुझे आप एक्स्ट्रा लगेंगे, एक्स्ट्रा लेट फी लगेगी, तो ये एक्स्ट्रा लेट फी डिसऑनर चार्जेस मैं आपसे जब ले रहा हूं तो ये हमारे एग्रीड थे क्या, स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट नहीं। ये तो क्या हुआ, मेन एग्रीमेंट कुछ नॉन कंप्लायंस हुए, उसके वजह से आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस मुझे दिए, ओके उससे कनेक्टेड जनरेट हुआ ये एलिमेंट। तो अगर ये जो है merely an event in the course of performance of agreement and it does not represent specific object, वो specific object नहीं था, तो then this contract cannot be considered as a supply और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। एक बहुत ही टेक्निकल सर्कुलर, रिवीजन में जितना हो सकता है बता मैंने आपको बताया। समझा होगा तो फटाफट यहाँ पे 1 टाइप करो, समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। चलो, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे जहां तक है क्लासिफिकेशन, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन ऑफ एक्ट। ना उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट, ओके और अदर कंसिडरेशन। ओके मतलब वो तो हमने देखा था कि अगर आप गुड्स ट्रांसफर करते हो फॉर कंसिडरेशन और राइट्स देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पैरा 5 में ओके ए बी उसके बाद में सी डी ई एफ ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। डन 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 और यस ओके ठोकर लाइक ओके और कमेंट जरूर देना आपकी आपको कैसा लगा। सो दोस्तों यहां हमने कंप्लीट किया पैरा 5। अब आ जाओ पैरा 6 पे। ओके कंपोजिट सप्लाई ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके सप्लाई, अब ये कंपोजिट सप्लाई क्या, यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। ये जो आपके गुड्स प्लस सर्विसेज जो है, सॉरी कंपोजिट सप्लाई गुड्स प्लस सर्विसेज। ओके ए भाई इधर देख, गुड्स प्लस सर्विसेज, इसमें 2 उन्होंने कवर किए, ये बंडल है गुड्स प्लस सर्विसेज का, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है रेस्टोरेंट कैटरिंग एंड एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपोजिट सप्लाई अगर मैं कह रहा हूं मतलब गुड्स प्लस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम 2 कवर करेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
और एनी सर्विस जिसमें फूड इन्वॉल्व है, एनी सर्विस जिसमें फूड इन्वॉल्व है, मतलब रेस्टोरेंट, कैटरिंग, मेस वगैरह, ओके, जिसमें फूड इन्वॉल्व है वो। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? अब आपको थोड़ा मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दिया था। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? ओके, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट्स, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत सी बार क्या इंडिया में बड़े बड़े वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रोड के मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट, डैम के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। L&T तो पूरा इसमें ही काम करता है। ओके, तुम्हारा मेट्रो लाइन के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तुमने अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स भी आपका, सुनो, गुड्स भी आपका और सर्विस की आपकी, और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लिए होगे, सुनना, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लिए होगे, जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है, तो उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और गवर्नमेंट क्या कहता है? अगर आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन सर उसमें तो गुड्स भी इन्वॉल्व है। समझ लो, मैंने यहां पे मुंबई पुणे हाईवे का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया और ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 150 करोड़ में लिया, और इसमें ओके गुड्स भी मेरा मेंटेन करते वक्त जो भी गुड्स लगेगा मेरा, ओके सर्विस लगेगी मेरी, और इसमें सर गुड्स तो मैंने, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल लो कि भाई 100 करोड़ में लिया, तो 100 करोड़ में से सर गुड्स भी तो मैं 50-60 करोड़ का यूज करने वाला हूं। गुड्स कितना भी आप यूज करो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। क्यों ना गुड्स 90% हो और 10% ही सर्विस हो, बट इफ इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देन वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। डन 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 डन, क्लियर? ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस। यस, कोई भी रेस्टोरेंट में फूड दिया जा रहा है, ओके, या फिर जो भी आप बोलोगे वो बना के दिया जा रहा है। मेस में फूड दिया जा रहा है, मेस इज अ सर्विस, आपके हिसाब से फूड बना के दिया। रेस्टोरेंट इज अ सर्विस, ओके, ईटिंग जॉइंट्स इज अ सर्विस, वड़ा पाव आपको बना के दिया, वो सर्विस है, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा। सर ओके, इसमें फूड डोमिनेंट होगा तो, और सर्विस इतनी सी होगी तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर आप डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खरीदते हो, ओके, अब आप गए और कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देना, उसने पैक बॉटल दे दी, वो सेल ऑफ गुड्स है। पर आप रेस्टोरेंट में बैठे और आपने कहा कोल्ड ड्रिंक देना, उसने ओपन करके ग्लास में दी। अब देखो, जिस ओपन करके ग्लास में दी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। यस, डन 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 डन। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो गुड्स और सर्विस के कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, सुनना, ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो गुड्स और सर्विस के कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माने जाएंगे। डन 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 डन। अगर आप तक बात पहुंची होगी, ओके, तो ठोको लाइक। चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू पैरा 6। हमने शेड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन देखा और ये सारे पैरास देखे। अब मैं आना चाहूंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ओके, वो जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, और फिर आखिरी में हम शेड्यूल 3 देख लेंगे। ओके, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अब ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है? चल आपको ये बता दूं, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई बहुत सी बार बंडल होते हैं, ओके, और बंडल जो होते हैं यहाँ पे, ओके, बंडल ऐसे बनते हैं, गुड्स प्लस गुड्स के बंडल, पूरा एक प्रोडक्ट होता है, और ओके, सर्विस प्लस सर्विस के बंडल, और ओके, यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विस के बंडल, ओके, ऐसे बंडल होते हैं। अब ये जो बंडल होते हैं वो प्रोडक्ट का नेचर ही होता है। मतलब क्या कि अब एग्जांपल लो, ओके, आप टीवी खरीदोगे तो टीवी के साथ जो है उसके केबल वायर मिलेंगे, या सबसे अच्छा बंडल वड़ा पाव विद मिर्ची चटनी, ओके, या डोसा विद भाई जो चटनी रस्सा वगैरह जो भी है, ओके, इडली विद, ओके, यहाँ पे सांभर। तो कभी कभी वो बेचने का ढंग ही होता है कि वो बंडल में ही जाता है। ओके, तो जब यहाँ पे बंडल में जाता है तो सब गुड्स प्लस गुड्स का बंडल होगा, गुड्स प्लस सर्विस का बंडल होगा। ओके, जैसे यहाँ गुड्स प्लस सर्विस, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप सर्विस जैसा मेरा ले लो, ओके, मेरा जो है मेन सर्विस है, पर उसमें मटेरियल भी है, गुड्स प्लस सर्विस है, ओके, गुड्स प्लस सर्विस भी है, मतलब गुड्स मटेरियल है, सर्विस ही है। तो जब, और ये बिल्कुल डिफॉल्ट पैक साथ में जाता है। तो सवाल ये है कि जब बंडल होते हैं तो चलो कुछ बंडल तो हमारे सामने क्लियर है, अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बंडल होगा ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो सर्विस ही बोला जाएगा, रेस्टोरेंट की एंट्री होगी तो सर्विस ही बोला जाएगा। पर बाकी बंडल का क्या करना, बाकी केस टू केस बिजनेस के हिसाब से बनते रहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है
आप उस बंडल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करो, एक कंपोजिट सप्लाई और दूसरा मिक्स सप्लाई। ठीक है, अब अगर आपका कंपोजिट सप्लाई होगा, ध्यान से सुनना, अगर आपका कंपोजिट सप्लाई होगा तो ओके, और उसमें वन ऑफ द सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई, तो वो पूरा बंडल प्रिंसिपल सप्लाई का माना जाएगा। मतलब ओके, डोसा विथ चटनी एंड सांबार, तो पूरा प्लेट डोसा कहा जाएगा, डोसा का HSN लगेगा, डोसा के रेट लगेंगे। ओके, वड़ा पाव विथ चटनी मिर्ची वगैरह, तो पूरा बंडल वो यहाँ पे व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई, वड़ा पाव। ओके, उसमें भी वड़ा और पाव है। ओके, तो यहाँ पे वड़ा जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो पूरा बंडल यहाँ पे ओके वड़ा में जाएगा। इन सिंपल वर्ड, ऐसे जैसे मोबाइल विथ चार्जर, मोबाइल विथ चार्जर, ओके ये बंडल है और इसमें मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई है, तो पूरे किट को मोबाइल ही बोला जाएगा, या गुड्स प्लस सर्विस होगी। समझ लो, मेरी सर्विस है और ये साथ में मटेरियल भी है, पर मेरा बंडल में प्रीडोमिनेंट क्या है, सर्विस। तो इवन दो मैं आपको मटेरियल दे रहा होगा, लेकिन ये पूरा बंडल सर्विस का ही माना जाएगा। ओके, प्रिंसिपल सप्लाई कंसीडर होगा। और उसके बाद में अगर आपका मिक्स सप्लाई होगा, सुनो, आपका मिक्स सप्लाई होगा तो फिर हाईएस्ट रेट आपको लेना पड़ेगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड नेक्स्ट मिक्स सप्लाई? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा समझ लो। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या, मींस सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ, अब देखो कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन लर्न करके चले जाना। ओके, ये रिमार्क लिखते वक्त काम आता है। मींस अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज, नेचुरली बंडल, वो नेचुरली बंडल्ड है और सप्लाइड इन कंजम्पशन विद वन अनदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो प्रिंसिपल, और उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब टू और मोर सप्लाई नेचुरली बंडल, और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो सप्लाई हो रहा है, तो एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लो, जैसे जब आप कोई गुड्स बेचते हो तो उसके पैकिंग चार्जेस भी लगाते हो, ट्रांसपोर्टेशन भी लगाते हो, इंश्योरेंस लगाते हो, तो आपका टैक्स इनवॉइस ऐसे बनता है, टैक्स इनवॉइस बना और टैक्स इनवॉइस में आपका सेल ऑफ गुड्स है, फिर पैकिंग है, पैकिंग चार्जेस है, और फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो ये एक ही बंडल माना जाएगा और जो गुड्स का रेट है वो पूरे इनवॉइस के वैल्यू को लग जाएगा। ओके, और मिक्स सप्लाई यानी क्या, ये डेफिनेशन भी लर्न करके जाना, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ द गुड्स, यानी ओके टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन इन अ सिंगल प्राइस। हाँ, आपने ये पूरी किट सिंगल प्राइस पे दी। ओके, मतलब अभी दिवाली गिफ्ट है, दिवाली गिफ्ट की किट बनाएंगी और दिवाली गिफ्ट की किट एक सिंगल प्राइस में दी, जबकि सारे गुड्स अलग अलग रेट्स पे है और वो सिंगल प्राइस पे दिए जा रहे हैं और वो कंपोजिट नहीं है, उसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा। और इसमें क्यों ना वो छोटा सा गुड्स हो जिसका हाईएस्ट रेट रहेगा, पूरा किट उसका माना जाएगा। समझ लो, ये किट में शैम्पू हाईएस्ट रेट पे, तो पूरा किट शैम्पू का माना जाएगा। ओके, HSN कोड शैम्पू का लग जाएगा और GST रेट पूरे किट को शैम्पू के लग जाएंगे, वहां आपको हाईएस्ट रेट लेना पड़ेगा। ओ भाई, समझा क्या? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई समझा गया? समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, समझ में आया। ये हुई ना बात। चलो अब आ जाओ आप शेड्यूल 3 में। अब शेड्यूल 3 में यहां पे समझ लो, ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ए सप्लाई। ओके, कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं बोले जाएंगे? ओके, सप्लाई नहीं बोले जाएंगे, यानी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई। उसमें यहां पे 7(2)(a, अब सेक्शन 7(2) में दो है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए कहता है सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे लूं तो देखो, ठीक है, यहां पे पहला भाई एम्प्लॉय ने दिया, एम्प्लॉयर को सैलरी मिल रही है, तो वो सिचुएशन में सप्लाई नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टर पे कभी कभी होता है। अगर समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी है और मैं वी स्मार्ट एकेडमी का डायरेक्टर हूं, और डायरेक्टर जो है ओके वी स्मार्ट एकेडमी को सर्विस दे रहा है, तो क्या डायरेक्टर वी स्मार्ट एकेडमी को जो सर्विस दे रहा है, क्या ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा? क्या इसके ऊपर GST आएगा क्या? तो देखो,
If director providing service in the course of employment for which he is getting the salary where TDS is deducted under section 192 of the income tax act. अब देखो स्पेशली डायरेक्टर के केस में मैं लेना चाहूंगा, डायरेक्टर जब कंपनी को सर्विस देता है तो वो एम्प्लॉयमेंट है कि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है. अगर वो एम्प्लॉयमेंट होगा, कैसे डिसाइड होगा कि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? ये डिसाइड होगा ओके यहां पे टीडीएस किस में कट रहा है. अगर आपका टीडीएस सेक्शन 192 में कट रहा है मतलब वो सैलरी है, सैलरी है तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. लेकिन समझ लो डायरेक्टर को सीटिंग फीस मिल रही है जिसका टीडीएस 192 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में नहीं कट रहा है, उसका टीडीएस 194J में कट रहा है, तो ऐसे केस में वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वो केस में जीएसटी आएगा. यानी आपका इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या आपका सेपरेट सर्विस है, स्पेशली इन केस ऑफ डायरेक्टर, ये डिसाइड होगा कि आपका टीडीएस किस में कट रहा है. इस पर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ये समझा क्या डायरेक्टर का? ओके 194J में टीडीएस कट रहा है तो वो केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई है, और यहां तो रिवर चार्ज भी लगता है. आई रिपीट, यहां तो रिवर चार्ज भी लगता है. और पहले केस में शेड्यूल 3 कहता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो जीएसटी नहीं आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल इस पैरा के अंडर लेते हैं, यहां पे नॉन कॉम्पिट फीस. बहुत सी बार जो है एम्प्लॉय छोड़ के जाता है. समझ लो मेरा कोई एम्प्लॉय है और वो छोड़ के जा रहा है. मैंने कहा देख भाई तू छोड़ के जा रहा है पर सेम इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करेगा. सुनो मेरी बात, सेम इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करेगा. अब कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा खत्म हो गया. अब कुछ न करने का, ठीक है सर मैं सेम इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे 10 लाख रुपए लगेगा. तो कुछ न करने का मैंने उसको पैसा दिया, नॉन कॉम्पिट फीस दी. तो ये जो नॉन कॉम्पिट फीस है, मेरी बात सुनना, ये नॉन कॉम्पिट फीस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, अब उसने सेपरेटली मेरे से पैसा लिया कुछ न करने का, तो ऐसे सिचुएशन में नॉन कॉम्पिट फीस भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मानी जाएगी. उसके बाद में एक सर्कुलर है परक्विजिट गिवन टू द एम्प्लॉय. अब सुनो, एक सर्कुलर है परक्विजिट गिवन टू द एम्प्लॉय. तो अब देखो क्या होता है, अब ध्यान से सुनना. परक्विजिट यानी आपको पता है एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, ठीक है. एम्प्लॉय को सैलरी तो मिल रही है, जो एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है ओके तो यहां पे सप्लायर कौन है? सप्लायर है एम्प्लॉय, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है. एंड हु इज द रिसिपिएंट? रिसिपिएंट एम्प्लॉयर है. ओके रिसिपिएंट एम्प्लॉयर है. ओके अब जो एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, उसका कंसिडरेशन एम्प्लॉय को मिल रहा है. अब ये कंसिडरेशन सैलरी होगी, वेजेस होगा, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो शेड्यूल 3 पैरा 1 के हिसाब से जीएसटी नहीं आएगा. मतलब अगर उसको कंसिडरेशन एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, आप एम्प्लॉय के एंगल से देखना ओके क्योंकि पैसा उसको मिल रहा है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब सैलरी है, अलाउंसेस है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, इंसेंटिव है, तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पैरा 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई नहीं बोला जाएगा. लेकिन अब इसने जो सर्विस दी एम्प्लॉय ने, उसके अगेंस्ट में परक्विजिट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा परक्विजिट्स मिल रहे हैं. अब ये परक्विजिट्स जो उसको मिले, समझ लो उसको कार मिल गई परक्विजिट्स में, ओके फ्लैट मिल गया रहने के लिए, ओके अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट, सॉरी जो वो एम्प्लॉय है एक्स्ट्रा परक्विजिट दी है. अभी समझ लो दिवाली आ रही है तो उसको गोल्ड चेन दे दी, कुछ भी एक्स्ट्रा परक्विजिट दी है. अब लॉ क्या कहता है? इफ परक्विजिट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट दिया और ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में दिया, मतलब कैटरिंग सर्विस है भाई, खाना एम्प्लॉयर दे रहा है, या कैब सर्विस एम्प्लॉयर दे रहा है, परक्विट्स दे रहा है, वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो फिर वो शेड्यूल 3 पैरा 1 में कवर हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. लेकिन अब ये बहुत ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या अगर परक्विजिट्स, सुनो, अगर परक्विजिट दिए और नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, पर भाई ओके ना एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब मजा आ गया गले की चेन निकाल के उसको दे दिया, भाई तेरा काम से पसंद आ गया, ये रही गले की चेन, वो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. और वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दिए, गुड्स दिए, गिफ्ट दिया, जिसको मैं एक नाम दूंगा गिफ्ट दिया. ओके तो अब यहां लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर ऐसा कोई गिफ्ट दिया होगा तो वो सिचुएशन में, सुनो, ऐसा कोई गिफ्ट दिया होगा तो वो सिचुएशन में दोनों रिलेटेड पार्टी है और कुछ भी फ्री दिया गया तो पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 लग जाएगा और वहां 50,000 की लिमिट लग जाएगी. मतलब अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा तो जीएसटी आएगा. इन शॉर्ट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी दिया हो
तो शेड्यूल 1 पैरा 1 के हिसाब से जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं दिया हो तो वो गिफ्ट माना जाएगा और 50,000 वाली कंडीशन लग जाएगी। ट्रिकी पॉइंट था, समझा होगा तो बोलो यस सर, समझ में आया? ये हुई ना बात। ओके, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर देखे। इसके अंदर एक सर्कुलर जो मैंने बाद में लिया, पर समझा देता हूं, अभी समझा देता हूं, इसोप वाला। ओके, जो लास्ट टाइम का एक नया सर्कुलर आया था इसोप वाला। अब देखो इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, ओके, ये टेस्ला यूएसए ने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई। एग्जाम्पल ले रहा हूं टेस्ला का, इंडिया में सब्सिडरी कंपनी बनाई, इनके एम्प्लॉय भी ज्वाइन हुए। अब एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए ओके, टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इनको इंसेंटिव दिया। और क्या कि भाई तुमने अच्छा काम किया तो हम आपको इसॉप देते हैं। इसॉप मतलब कुछ शेयर का पोर्शन देते हैं, ओके, जो अच्छा काम करने के बाद तुमको इन कैश होगा। अब ये जो इसॉप दिया जा रहा है, ओके, यहाँ पे किसको? टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। इनको ये कहा गया कि देखो एम्प्लॉय वालों अच्छा काम करो, हम जो यूएसए की टेस्ला कंपनी है उसका आपको शेयर देंगे, यूएसए के कंपनी का शेयर देंगे। भाई उनको शेयर भी आ गए, ओके, और उसके अगेंस्ट में टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने रेमिटेंस किया। टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने रेमिटेंस किया इंडिया से। तो सवाल ये आया कि ये शेयर जो एम्प्लॉय को दिए गए, किसके एम्प्लॉय थे? टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, और उसका रेमिटेंस किया टेस्ला ने, तो क्या ये कोई जीएसटी इंप्लीकेशन में आ सकता है क्या? तो देखो आंसर ये है, तो शेयर इन इसॉप फॉर विच रेमिटेंस इज मेड बाय सब्सिडरी, कि इस पे जीएसटी आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? पहला रीजन, सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। ये जो पैसा रेमिट किया गया और सिक्योरिटी ली गई, सिक्योरिटी गुड्स में भी नहीं आता है और सर्विस में भी नहीं आता है, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा, इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हेंस नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, और ये जो उनको सिक्योरिटीज दी गई वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो सेकंड रीजन था कि शेड्यूल 1 के हिसाब से भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और तीसरा, रेमिटेंस इज ऑन द कॉस्ट बेसिस, और ये जो है जितनी शेयर की प्राइस चालू थी उतनी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे दिया गया, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया गया। ओके, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया गया। हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता तो उतने एक्स्ट्रा बेनिफिट पे जीएसटी आता, पर ये जितने प्राइस का शेयर है कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे सप्लाई किया, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो चलो भाई साहब, ये हमारा पहला शेड्यूल, इसमें हमने ओके कॉम्पीट फीस ले लिया, अंडरलाइन करो। उसके बाद में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ले लिया, उसके बाद में मेन परक्विजिट्स ले लिए। ओके, परक्विजिट कॉन्ट्रैक्ट कब टैक्सेबल और कब नहीं हो गया। ओके, समझा क्या? समझा होगा तो फटाफट मेरे दोस्तों पैरा 1 टाइप कीजिए। ओके, हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड वो क्या कहते हैं? सेकंड वो कहते हैं सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। मतलब क्या? कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल होगा, सुनो, कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल होगा और कोर्ट की और ट्रिब्यूनल की फीस होगी, तो उनकी डिग्निटी रखी है, इवन दो वो फीस ले रहे हैं अगेंस्ट ओके जहां तक है जस्टिस देने के लिए, पर वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, तो उनकी एक डिग्निटी रखी है। फिर हमारे एमपी एमएलए, भाई ये एमपी एमएलए कितने काम करते हैं लोगों के लिए। ओके, तो फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी, तो वो भी सप्लाई नहीं कहा जाएगा। उसके बाद में ड्यूटीज परफॉर्म by any person who hold and post in pursuance of provision of constitution in capacity। मतलब क्या? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होगा, जैसे गवर्नर है, ओके, या फिर इलेक्शन कमिश्नर, नाम तो बहुत सुना होगा। ओके, इलेक्शन कमिश्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, उनको जो पैसा मिलता है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। या कोई थर्ड, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी पर है जो एम्प्लॉय नहीं है, जो कोई गवर्नमेंट बॉडी पर है एज ए मेंबर, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, जिसको पैसा मिल रहा है और गवर्नमेंट बॉडी होगी तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में पैरा 4 सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। भाई ओके, जो फ्यूनरल के वक्त जाते वक्त क्या जीएसटी लगाते हो, जाने दो ना उसको बिना जीएसटी के। तो वहां फ्यूनरल के वक्त जो भी सर्विसेज दी गई, देखो बेनिफिट सर्विसेज को है, तो वहां जो भी सर्विसेज दी गई ओके, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में हाँ, पैरा 5 सेल ऑफ लैंड, अंडरलाइन करना, क्या कहा? ये सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2। मतलब क्या? ये जो पैरा 5 है इधर शेड्यूल 2 का, इधर शेड्यूल 2 का पैरा 5 है, अगर वो जो है वो अगर इंटेंडेड फॉर सेल होगा, देखो अगर वो इंटेंडेड फॉर सेल होगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले पैसा मिला होगा तो जीएसटी आएगा।
तो वो कहते हैं सब्जेक्ट टू दैट, मतलब क्या, मतलब आपका सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड नहीं है और पूरा पैसा कंप्लीशन के बाद मिला है, या आपने डायरेक्ट सेल किया है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, पर रेंटल लीजिंग होगा तो सप्लाई है। ओके, और सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। क्लैरिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अब मैंने यहां पे दिया, और वो क्या, सेल ऑफ लैंड आइदर इट और आफ्टर डेवलपमेंट लाइक लेवलिंग, लेइंग डाउन द ड्रेनेज। अब बहुत सी बार क्या कहता है कि कोई लैंड खरीद के प्लॉटिंग करता है और प्लॉटिंग करने के बाद उसमें लेवलिंग करता है, ड्रेनेज लगाता है, वाटर इलेक्ट्रिकल लाइंस लगाता है, क्योंकि उसको प्लॉटिंग बेचना है, तो प्लॉटिंग करके स्ट्रक्चर डेवलप करता है, पर वो इतना डेवलप करने के बाद भी एज अ प्लॉट ही बेचता है। तो सवाल ये है कि लैंड को डेवलप करके एज अ प्लॉटिंग बेचा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नहीं, वो डेवलप करने के बाद भी है अल्टीमेटली लैंड ही, अगर अल्टीमेटली लैंड है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और 6 जो है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो ही जीएसटी आएगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम छोड़ के अगर कोई दूसरा एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये समझा क्या आपको? यस और नो? चलो, अब देखो एंट्री 7 और 8, मतलब पैरा 7 और 8 आपको इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सॉरी, हाँ, आप आ जाओ पैरा 9 और 10 में। ये अमेंडमेंट है लास्ट टाइम की, अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया भी है। चलो, तभी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ओके, पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं और फिर जो है यहां पे पैरा 9 एंड 10 अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले डायग्राम से समझ लो, फिर वर्डिंग्स को रट्टा मारना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो ये क्या है, समझ लो एसआरके का बंगलो है मन्नत। अब एसआरके का बंगलो है मन्नत रिनोवेट हो रहा है, अब करोड़ की इसकी वैल्यू है। इसका बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसका इंश्योरेंस करना चाहती है, भाई प्रीमियम अच्छा खासा मिलेगा शाहरुख खान से। तो अब समझ लो प्रॉपर्टी 400 करोड़ की है। आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड शाहरुख खान को समझाने के लिए सक्सेसफुल हो गई, भाई चलो मिल गया ये मन्नत का जो है, हमें इंश्योरेंस मिल गया है, प्रीमियम की कमाई हो जाएगी। उसका 10 करोड़ का प्रीमियम आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड यहाँ पे चार्ज कर रही है। इसको हम नाम देंगे लीड इंश्योरर, और उसके ऊपर जीएसटी 1.8 करोड़ की कमाई होगी आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड की, क्योंकि प्रीमियम चार्ज किया, और उसके ऊपर पूरा जीएसटी लीड इंश्योरर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। 1.8 करोड़ का जीएसटी पे कर दिया। लेकिन बाद में समझ में आया कि यार ये समुद्र के सामने है, कभी भी सुनामी आ गया तो 400 करोड़ की रिस्क है। आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड डरने लग गया कि यार पूरी रिस्क हमने ले ली। फिर वो जो है एचडीएफसी के पास गया और एचडीएफसी को बोला कि भाई देख, हम दोनों मिलकर लेते क्या, इसको दोनों मिलकर लेते, कोई इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस नहीं, दोनों मिलकर खेलेंगे। तो एचडीएफसी इर्गो के पास गया, भाई ये प्रीमियम निकालते वक्त, तो एचडीएफसी इर्गो मान गया, चलो 40% मेरी रिस्क और 60% आपकी रिस्क। यानी लीड इंश्योरेंस की 60% और एचडीएफसी इर्गो की 40%। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर ले रहे हैं। तो एचडीएफसी इर्गो ने कहा, देख भाई कितना पैसा मिला तेरे को इंश्योरेंस का? मेरे को 10 करोड़ मिला, चल 4 करोड़ दे दे मेरे को। अब एचडीएफसी इर्गो को 4 करोड़ पैसा मिला अगेंस्ट को इंश्योरेंस सर्विसेज। तो क्या ये 4 करोड़ पे जीएसटी लगेगा क्या? तो अब ये पैरा क्या कहता है, पैरा 9 ये कहता है कि अगर आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने पूरे 10 करोड़ पे ऑलरेडी जीएसटी दे दिया होगा, तो ये जो को इंश्योरेंस प्रीमियम है 4 करोड़ का, इसके ऊपर एचडीएफसी इर्गो जीएसटी नहीं लगाएगा। और समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। बस कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी तो वर्डिंग्स लर्न करने पड़ेंगे आपको। तो ये था पैरा 9। अब पैरा 10 है सीडिंग कमीशन फॉर री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस के केस में आपका सीडिंग कमीशन। अब देखो वो क्या कहता है, यहां पे
सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर, सीडिंग कमीशन उसका चार्ज किया गया, सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन चार्ज किया गया और वो री इंश्योरेंस प्रीमियम से डिडक्ट किया गया और एंटायर ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी पे होगा। ओके, आपको वर्डिंग्स लर्न करने पड़ेंगे, उसको स्प्लिट करके लर्न करो। ओके, पर आपको करने पड़ेंगे। दो एग्जांपल लेता हूं ना, विशाल भट्टड़ का बंगलो है और विशाल भट्टड़ का बंगलो 500 करोड़ का है। ओके, 500 करोड़ का है। अब देखो, इसकी कंपनी है सेफ इंश्योरेंस। सेफ इंश्योरेंस ने इसका इंश्योरेंस करवाया, प्रीमियम 50 करोड़ है भाई, शाहरुख से कम है क्या, प्रीमियम 50 करोड़ है। अब ये ट्रांजेक्शन छोड़ दो, इधर इसको छोड़ दो। पहले केस में क्या हुआ, दोनों ने मिलकर रिस्क ली थी। ये केस में पूरी रिस्क सेफ इंश्योरेंस ने ली, ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, 1-2 साल हो गए। लेकिन सेफ इंश्योरेंस को ऐसा लगा कि यार हमने बहुत बड़ा यहाँ पे असेट का इंश्योरेंस करवाया, थोड़ा रिलीज करते, रिस्क थोड़ी कम करते। तो सेफ इंश्योरेंस 1-2 साल बाद ओके जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और उन्होंने कहा कि भाई कुछ असेट हमें, हमारी जो इंश्योरेंस हमने लिया है, ओके कुछ हमें उसको बेचना है। हाँ, ये लिए हुए इंश्योरेंस को वो ओके री इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि भाई कुछ रिस्क हमें शिफ्ट करना है। कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई इंश्योरेंस मतलब वो एक साथ होता है, री इंश्योरेंस मतलब टाइम हो गया, अब उनको अपनी कुछ रिस्क बेचनी है, इसको सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। तो ऐसे केस में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है, ओके कौन कौन सा तुम्हारी असेट है, ओके बोलो, हम लेते हैं उसकी रिस्क। तो अब ऐसे क्या हुआ, अब जनरल इंश्योरेंस सेफ इंश्योरेंस को कहेगी ठीक है, हम प्रीमियम आपको चार्ज करेंगे क्योंकि रिस्क हम ले रहे हैं। ओके, विशाल भट्टड़ के बंगलों की रिस्क हम ले लेते हैं, री इंश्योरेंस करवा दो, ओके हमारा री इंश्योरेंस का पैसा आएगा। तो अब सेफ इंश्योरेंस ने कहा ठीक है ना, हम आपका री इंश्योरेंस का क्या पैसा आता है आपका, चलो आपका री इंश्योरेंस पेमेंट कितना, 50 करोड़ हम आपको दे देंगे, 50 करोड़ समझ लो। लेकिन कुछ तो कमीशन हमने कितना विशाल भट्टड़ को समझाया, कुछ सीडिंग कमीशन, री इंश्योरेंस कमीशन तो हमारा होगा ना, कुछ तो दो ना यार हमको। तो ओके चलो ठीक है, 50 करोड़ का हमारा री इंश्योरेंस का पे होता है, उसमें से 5 करोड़ कमीशन काट लो आपका। तो सवाल ये है कि सेफ इंश्योरेंस ने जो सीडिंग कमीशन लिया, सेफ इंश्योरेंस ने जो सीडिंग कमीशन लिया किससे, जनरल इंश्योरेंस से, क्योंकि बिजनेस तो उसने लाया था। ठीक है, वो री इंश्योरेंस करवा रहा है पर बिजनेस तो उसने लाया था। तो ऐसे केस में क्या सीडिंग कमीशन पे जीएसटी आएगा क्या, तो आंसर इज नो। मतलब क्या, अगर 50 करोड़ पे जीएसटी चले जाता है, टोटल री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 50 करोड़ पे जीएसटी चले जाता है और सीडिंग कमीशन काट के मिलता है, तो ये सीडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं आएगा अगर टोटल अमाउंट पे गवर्नमेंट को ऑलरेडी जीएसटी दे दिया है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू री इंश्योरेंस। चलो, मैंने जितना हमारे रिवीजन में पॉसिबल हो सकता था मैंने यहाँ पे लिया। ओके, तो ये तो पैरा 10 था। नाउ और कुछ सप्लाई 71B के। अब 71B क्या कहता है कि अगर कोई सर्विसेज आर्टिकल 243G या 243W की होगी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की होगी, सुनना, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की सर्विस होगी और नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट होगी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, और दूसरा, सर्विस ऑफ ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस बाय द गवर्नमेंट। हाँ, लिकर लाइसेंस अगर स्टेट गवर्नमेंट की फीस होगी तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लिकर लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। इस तरह से हमने खत्म किया 71B और ओके 71A 71B, सॉरी 72A एंड 72B। तो चलो, एक मैंने मेमोरी टेक्निक आपको बताई थी पैरा 6 की। ओके, पैरा कैसे, सॉरी शेड्यूल 3 की, शेड्यूल 3 की एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, पैरा 1, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ। ओके, मतलब सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोनों कोर्ट में गए, सर्विस बाय कोर्ट। नाउ ये झगड़ा जो है दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली कि भाई ये झगड़ा हो रहा है हमारा। एमपी एमएलए ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कोर्ट का रिजल्ट आने के पहले चल बसे फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमेटोरियम। पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था। सुनो, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और वो लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी। याद आएगा कुछ आपको? ओके, तो इस तरह से आपको पैराज याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया शेड्यूल 3, कंपोजिट मिक्स सप्लाई भी कंप्लीट किया। अब देखो, समरी फॉर्म में मैंने सर्कुलर यहां दी है। अगर आप, मैंने जैसा कहा कि ये चैप्टर के सर्कुलर्स अमेंडमेंट के साथ अच्छे से पढ़ के जाना, अगर आप
अपने कॉन्सेप्ट बुक, रेगुलर बुक से एक बार सर्कुलर पढ़ लो और साथ साथ में चार्ट में दी गई समरी पढ़ लो। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये समरी वाले मिलेंगे क्या हमको? बिल्कुल मैंने दिया है, हर चैप्टर के एंड में दिया है। ओके, कोई रह गया होगा तो आपने ऐड कर देना। ओके, यहाँ पे पेज डाल के। तो जैसे अब ये जो है इंटरेस्टेड मोमेंट ऑफ कन्वेंस, अब ये ध्यान से सुनना, ये सर्कुलर क्या कहता है? ये सर्कुलर कहता है कि अगर आपके डीडीपी है, सुनो, अगर आपके डीडीपी है, यहाँ पे डीडीपी है और इसमें आपका ट्रक से इंटरेस्टेड मूवमेंट आपके ही डीडीपी में जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो गुड्स है, ओके, गुड्स पे तो नो डाउट स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आ जाएगा क्योंकि आपके डीडीपी में जा रहा है। व्हाट अबाउट कन्वेंस? कन्वेंस पर भी जीएसटी आ जाएगा क्या? क्योंकि कन्वेंस भी तो मूवेबल है, वो भी तो गुड्स है। तो इस पर सर्कुलर है कि नहीं, कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा भाई, वो कन्वेंस है, गुड्स ले जा रहा है, ला रहा है, कन्वेंस पे नहीं आएगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको एक आधी एडजस्टमेंट आ जाए। ओके, वैल्यू ऑफ द ट्रक कैरिंग द गुड्स, ट्रक पे जीएसटी मत लगाना, वैल्यू ऑफ कन्वेंस पे जीएसटी मत लगाना। तो ऐसे सिचुएशन में कन्वेंस कैरिंग द गुड्स पैसेंजर्स बिटवीन डीडीपी, तो ओके, नो जीएसटी ऑन कन्वेंस, गुड्स पे आएगा जो उसमें है, कन्वेंस पे नहीं आएगा। कन्वेंस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर आपका कन्वेंस आपकी डीडीपी में रिपेयर के लिए जा रहा है तो कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा, कन्वेंस पे नहीं आएगा, पर वहां जो रिपेयर सर्विस दी जाएगी उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो कन्वेंस ऑन रिपेयर और मेंटेनेंस नो जीएसटी, पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन कन्वेंस ऑफ डीडीपी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जीएसटी आएगा अगर आपने आपके डीडीपी ने दिया। और कन्वेंस मूव फॉर फर्दर सप्लाई, लेकिन आपके कन्वेंस आगे बेचने के लिए जा रहे, फर्दर सप्लाई के लिए जा रहे, अगर आपके कन्वेंस आगे बेचने के लिए जा रहे होगे, ओके, तो वो केस में उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ये सर्कुलर समझा क्या आपको? ये सर्कुलर समझा होगा तो 1 टाइप करो। ओके, सेम प्रिंसिपल आपको ओके रिग्स पार्ट्स के लिए लगाने हैं। कभी कभी क्या होता है, कन्वेंस के साथ पार्ट्स भी जाते हैं, अटैच पार्ट जाते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो कंस्ट्रक्शन के वक्त बड़े बड़े ट्रक होते हैं और उसके ऊपर अटैच क्रेन होती है, पार्ट्स होते हैं। तो जो प्रिंसिपल हमने ऊपर देखे वही आप क्रेन को लगाओ, पार्ट्स को लगाओ, मशीन अटैच टू द कन्वेंस को लगाओ, कि अगर वो कन्वेंस के साथ उसके क्रेन जा रही है तो क्रेन पे जीएसटी नहीं आएगा, वही प्रिंसिपल लगाओ। डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हमारा सर्कुलर हो गया है, आपको याद होगा तो। उसके बाद में यहाँ पे टेनेंसी राइट्स वाला, ओके, तो टेनेंसी राइट यहां पे ये तो आप रीड कर सकते हो, टेनेंसी राइट वाला सर्कुलर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल एजेंट डेल क्रेडिटरी, प्रिंसिपल एजेंट वाला सर्कुलर हो गया। उसके बाद में डीसीए डेल क्रेडिटरी एजेंट वाला भी सर्कुलर हो गया। लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा, सुनो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अगर वो इंसिडेंटल इवेंट होगा, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो जीएसटी नहीं आएगा, वो हो गया। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ओके, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये सर्कुलर मैंने कहा कि बुक प्रिंटिंग होगी, पैम्पलेट प्रिंटिंग होगी, ब्राउचर प्रिंटिंग होगी, एनुअल रिपोर्ट प्रिंटिंग होगी जिसमें कंटेंट किसी और का है, सुनो, कंटेंट किसी और का है, तो वो सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर आपका इन्वोलप लेटर कार्ड होगा, सामने वाले ने कोई कंटेंट नहीं दिया, आप अपना इन्वोलप बना रहे हो, सिर्फ सामने वाले का लोगो लगा रहे हो, आप अपना यहाँ पे नैपकिन बना रहे हो और सामने वाले का सिर्फ लोगो लगा रहे हो, कंटेंट वंटेंट कुछ का नहीं, सब पूरा गुड्स आपका है, सिर्फ लोगो सामने वाले का है, तो सिर्फ लोगो सामने वाले का है, पूरा गुड्स आपने बनाया होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसोप वाला, ये इसोप वाला हमने कंप्लीट किया। नीचे अगर आओगे तो आप इसोप वाला हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। हाँ, अब एक और लेता हूं आपका, ये एक है सेटलमेंट क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी सैल्वेज वैल्यू और डैमेज व्हीकल। ओके, तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूं आपका। ओके, ये अमेंडमेंट थी और ये अमेंडमेंट पे सवाल, ओके, लास्ट टाइम अमेंडमेंट थी। देखो, सेटलमेंट क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी सैल्वेज वैल्यू और डैमेज व्हीकल। ओके, ये अमेंडमेंट में मैंने पूरा अच्छे से चार्ट बना के दिया था आपको लास्ट टाइम। ओके, देखो, अब देखो क्या होता है कि समझ लो आपके पास कोई व्हीकल है और व्हीकल यहाँ पे डैमेज हो गया। सुनो, आपके पास कोई व्हीकल है और वो व्हीकल डैमेज हुआ, नया व्हीकल था, इंश्योरेंस बनाया हुआ था, तो आप गए और आपने इंश्योरेंस करवाया। अब इंश्योरेंस करवाया तो अब देखो इंश्योरेंस क्लेम भी किया, अब 50,000 का खर्च आया, उसमें से कुछ डैमेज मटेरियल बाहर निकला, उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, डैमेज मटेरियल बाहर मिला,
तो अब इंश्योरेंस कंपनी दो तरह से सेटल करती है, एक डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू फॉर सेटलमेंट। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इसकी सैल्वेज वैल्यू जो है, जो डैमेज पार्ट है उसका 5,000 डिडक्ट करो, बचा हुआ 45,000 हम देंगे। और एक क्या करती है कि फुल आपको दे देती, 50,000 ले ले और वो सारा डैमेज मटेरियल सैल्वेज हमको दे दे। अगर आपको सैल्वेज वैल्यू का काट के आपका क्लेम है 50,000 का, माइनस सैल्वेज वैल्यू का कट कर लिया 5,000, आपको नेट दिया 45,000, तो ऐसे केस में क्लेम इज सेटल आफ्टर डिडक्टिंग सैल्वेज वैल्यू, ओनरशिप ऑफ सैल्वेज वैल्यू विद द पर्सन इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी ने सैल्वेज वैल्यू की ओनरशिप नहीं ली, वो काट के पैसा दे दिया और तू क्या करना है वो डैमेज पार्ट का तू देखते बैठ। थर्ड, सैल्वेज डज नॉट बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये 5,000 रुपए काटे वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपको फुल पेमेंट दे दिया कंपनी ने, सुनना, आपको फुल पेमेंट दे दिया और सैल्वेज वैल्यू का ओनरशिप ले लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने वो डैमेज पार्ट बेचे, बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने वो डैमेज पार्ट बेचे, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ने ओनरशिप लेके बाद में बेचे, तो वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, जीएसटी आएगा। तो ये एक सैल्वेज वैल्यू का सर्कुलर था जो मैंने आपको यहां पे बताया। ओके, पीएलसी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, ओके, तो वो मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ सबसिम हो जाएगा। हाँ, टैक्सेबल ऑफ पिनल चार्जेस बाय बैंक एंड एक्सेट्रा, तो ये हमने देखा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है इंपॉर्टेंट सर्कुलर। एक जो सर्कुलर है रिगार्डिंग टू वाउचर्स, तो वाउचर्स से रिलेटेड मैं आपको कहूंगा कि मैंने अमेंडमेंट में कवर किया होगा। ओके, अगर अमेंडमेंट में कवर होगा तो अमेंडमेंट में कवर कर लेना। ओके, अमेंडमेंट्स प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मोस्टली अमेंडमेंट वही है जो सितंबर की थी। ओके, तो वो एक बार टाइम निकाल के लेक्चर देख लेना, बाकी मैंने मैक्सिमम यहाँ कवर करने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये जो है डिस्कशन हमारा यहाँ, ओके, पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है। ओके, कंप्लीट होता है। अब आ जाओ बेटा, आप अब आ जाओ, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। अमेंडमेंट, अब मेरे पास तो अभी नया क्वेश्चन है, पर डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है या टेलीग्राम चैनल जरूर देख लेना। तो जिसके पास ओल्ड क्वेश्चनर है, ओके, तो वो भी नंबर ओल्ड क्वेश्चनर के नंबर में मैं डाल दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बता देता हूं, ये अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4, इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये एग्जाम में आया पर रिपीट हो सकता है। ये है वो नेम प्लेट डोनेशन, वॉलंटरी डोनेशन। तो नेम प्लेट होगा, तो यहां 2 केस स्टडी दी है। पहले केस स्टडी में नेम प्लेट एज अ फिलोंथ्रेपिकल एक्ट है, और दूसरे केस में, ओके, यहां पे सॉरी, हाँ, पहले केस में वो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट ऑफ ग्लोरी लिमिटेड मार्केटिंग है, दूसरे केस में वो फिलोंथ्रेपिकल एक्ट है। तो ये लिख कर देखना कैसे रीजन हो गए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पुराना क्वेश्चन भी होगा तो उसमें भी कवर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा नए बुक का, और जिसके पास पुराना ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, डोंट वरी, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको जो है यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट बना के दूंगा। देखो, कोई रिवीजन वीडियो में मैंने क्वेश्चन नहीं भी लिए होंगे तो भी मैं उसकी लिस्ट बना के हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगा। उसके बाद में 11 में दक्ष लिमिटेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है, वो गिफ्ट है 50,000, तो 50,000 की लिमिट वाला है। उसमें इसोप वाला भी क्वेश्चन है, तो ये जो इसोप वाला क्वेश्चन है, टेस्ला का एग्जाम्पल हमने लिया था, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप आओगे, तो ये जो है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, जिसमें अभी अभी एक सर्कुलर देखा था हमने कन्वेंस वाला। अगर कन्वेंस होगा तो कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा, उसमें जो गुड्स होगा वो आएगा, पर डीडीटी में कन्वेंस जा रहे होगे या उसके साथ कोई
ओके मशीन जारी होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन करके जाना, मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ओके हमारे सीबीएसई क्लैरिफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पूरा सॉल्व करके देखना। ये है ओके चार्म लिमिटेड वाला डीडी डेल क्रेडिट एजेंट वाला। इसमें बहुत अच्छा इन्होंने एडजस्टमेंट दिए है, जैसे ओके इंटरेस्ट को ऐड किया है, डिले पेमेंट होगा, ओन इनवॉइस होगा, ओन इनवॉइस है तो फिर वो इंटरेस्ट ऐड होता है, और ये बहुत अच्छे कैलकुलेशन की है। तो मैं, और उसमें आईटीसी भी एलिमेंट है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ध्यान देके सोच समझ के सॉल्व करना। ओके ये प्रॉब्लम पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डेल क्रेडिट एजेंट फेवरेट एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाँ यह ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल डेल क्रेडिट एजेंट को सप्लाई करेगा, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि प्रिंसिपल और डेल क्रेडिट एजेंट के गुड्स के केस में ही वो जीएसटी आता है। अगर प्रिंसिपल ने डेल क्रेडिट एजेंट को सर्विस दी होगी तो सर्विस को बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि पैरा 3 सिर्फ गुड्स को लगता है, सर्विस को नहीं। ओके ये ध्यान रखना। तो अगर सर्विस दी होगी विदाउट कंसिडरेशन तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, पर गुड्स दिया होगा और एजेंट अपना ओन इनवॉइस बना रहा होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ओके उसके बाद में ये हमने देखा 14 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद में 21 नंबर का एक क्वेश्चन है यहां, और ये 21 नंबर का, यस ये री इंश्योरेंस, सीडिंग कमीशन, को इंश्योरेंस पर एक अच्छा जो अमेंडमेंट थी लास्ट टाइम की, उसके ऊपर मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ओके तो ये वाले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ओके कि आपको किस तरह से पूछा जा सकता है, को इंश्योरेंस वाला या सीडिंग कमीशन वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 ओके जो है आपने ट्राई करना। ओके तो ये क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट एक लास्ट में लेना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन नंबर है 25, सॉरी बाकी तो आप रीड कर सकते हो। एक 25 जो आरटीपी में 24 में कवर्ड था, आरटीपी में 24 में कवर्ड था। अगर आपके पुराने क्वेश्चन बुक में होगा तो ठीक है, नहीं तो आरटीपी में देख लेना। ओके क्वेश्चन नंबर 25 में यहां पे रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट, ओके वो याद है आपको, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट सिचुएशन जिसका एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। ओके तो उस पर ये क्वेश्चन बना कि भाई एक्सप्रेसली एग्रीड है, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट है, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा और जीएसटी पेमेंट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। सो दोस्तों इस तरह से हमने हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। आपको सच में अच्छा लगा होगा तो आप ओके जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ लाइव कनेक्टेड है, ये सेशन होने के बाद ओके जब ये रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे ऑफलाइन आएगा तो प्लीज आपकी कमेंट जरूर देना, लाइक करना, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बेनिफिट्स बताना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवीजन का रहेगा आरसीएम एंड ईसीओ, और कल वो हम कर लेंगे, ठीक है? डन 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 डन, यस और नो? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।